हेलो, आज हम इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है माइक्रोबियल इन्हांस्ड ऑयल रिकवरी, इन शॉर्ट MEOR। एज द नेम सजेस्ट, इसमें किसी तरीके से माइक्रोब्स को हम यूज़ करेंगे ऑयल रिजर्वॉयर्स में से ऑयल निकालने के लिए। ऐसा आपने ऑलरेडी ज्योग्राफी या और किसी सब्जेक्ट में पढ़ा होगा कि जब भी हम अर्थ के अंदर से ऑयल्स निकालते हैं रिजर्वॉयर्स में से, तो हम डिफरेंट स्टेजेस में उनको निकालते हैं। जो प्राइमरी स्टेप होता है वो यूजुअली होता है नेचुरल प्रेशर। ऑयल जब अर्थ के अंदर से निकाला जाता है तो एक इंजेक्शन वेल बनाते हैं, यानी कि अर्थ के सरफेस के अंदर ड्रिलिंग करते हैं। जब ये जैसे ही हम ये ड्रिलिंग करते हैं, ऑयल अपने रिजर्वॉयर से ड्यू टू नेचुरली एग्जिस्टिंग प्रेशर ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है और इसी को हम प्राइमरी स्टेप में अपने पास निकाल लेते हैं। इसके बाद जो ऑयल अभी भी सरफेस के नीचे बच गया है उसको निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं एक सेकेंडरी स्टेप। सेकेंडरी स्टेप होता है इंजेक्शन ऑफ गैसेस। इस केस में हम क्या करते हैं, जैसे कि प्राइमरी स्टेप में हमने नेचुरल प्रेशर को यूज़ किया था, सेकेंडरी स्टेप में हम गैस खुद से इंजेक्ट करते हैं इन वेल्स के अंदर ताकि प्रेशर क्रिएट हो और ऑयल मॉलिक्यूल्स जो है वो ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दें। ये सेकेंडरी स्टेप इंजेक्शन ऑफ गैसेस से भी हो सकता है या फिर हम वाटर की फ्लडिंग भी कर सकते हैं। बेसिकली हमारा एम क्या है कि किसी भी तरीके से इस रिजर्वॉयर के अंदर प्रेशर क्रिएट करना ताकि ऑयल ऊपर मूव करे। हाउएवर, इन दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेप्स के बाद भी हमारे रिजर्वॉयर्स के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 35 to 55% ऑयल जो है वो रह जाता है, जिसको रिकवर करना इन मेथड से अब पॉसिबल नहीं है। दिस इज वेयर MEOR कम्स इन। माइक्रोबियल इन्हांस्ड ऑयल रिकवरी की प्रोसेस एक टर्शियरी रिकवरी स्टेप है। ये टर्शियरी रिकवरी स्टेप में अंदर हम क्या करते हैं, जो हमने इंजेक्शन वेल्स ऑलरेडी बना रखे थे ऑयल रिजर्वॉयर के लिए, उसके अंदर हम लाइव माइक्रोब्स या फिर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि इन माइक्रोब्स की ग्रोथ में हेल्प करें थ्रू आवर इंजेक्शन वेल्स। इसी डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि हम ये काम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, या तो लाइव माइक्रोब्स इंट्रोड्यूस करके, जिसको बोलते हैं बायो ऑगमेंटेशन, या फिर एक दूसरा प्रोसेस यानी कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को ऐड करके, जिसको हम बोलते हैं इन सीटू स्टिम्युलेशन। अब ये दोनों प्रोसेसेस को ही करने के काफ़ी सारे मैकेनिज्म्स होते हैं। कौन सा माइक्रोब यूज़ होगा ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे ऑयल, जो हमने ऑयल रिकवर करना है उस रिजर्वॉयर के करंट एनवायरनमेंट पे। तो पहले हम ये स्टडी करेंगे कि वहाँ पर कौन से माइक्रोब्स ग्रो कर सकते हैं, क्या हमें उन्हें बाहर से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा या वो नेचुरली वहाँ प्रेजेंट हैं। एम हमारा अल्टीमेटली ये रहेगा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं एक्सपोनेंशियली ग्रो करते रहें और कुछ तरीके के मैकेनिज्म्स को इन्वॉल्व करके हम अपने ऑयल को, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज के बाद बच चुका है, उसको रिकवर कर सकें। MEOR के यूज़ से हम अप टू 50% ऑयल को रिकवर कर सकते हैं, जो कि इन दोनों प्रोसेस के बाद हमारे रिजर्वॉयर्स में बच जाता है। विच मीन्स ये एक चीज़ तो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचाती है, बिकॉज ऑयल ड्रिलिंग के टाइम पर एज यू ऑलरेडी नो हमारे ग्राउंड वाटर को, सॉइल को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। दिस इन टर्न इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो ऑयल नीचे वेस्ट हो रहा है, बिकॉज हमें तो मैक्सिमम अमाउंट में रिकवरी चाहिए, तो ये उस वाली वेस्टेज को रिड्यूस करता है। तो अब हम ये समझते हैं कि ये एग्जैक्टली कौन से मैकेनिज्म से होता है और MEOR का एग्जैक्टली मतलब क्या है। MEOR के प्रोसेस के मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो पता होने चाहिए।
और अगर आपने थोड़ा बहुत भी माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा है तो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी। सबसे पहली बात तो ये कि जब भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किसी भी टाइप की कॉम्प्लेक्स कार्बन सोर्स मिलेगी वो उसको मेटाबोलाइज करके सिंपल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देगा। इस केस में कॉम्प्लेक्स कार्बन की सोर्स क्या है? ऑयल। ऑयल जो रिजर्वॉयर्स में प्रेजेंट है उसको ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो वहाँ नेचुरली प्रेजेंट होंगे या हम ऐड करेंगे यूज़ करके ब्रेक डाउन करके सिंपल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करेगा। सेकेंड चीज़ क्या है? अगर हम कोई एक्सोजिनस कार्बन की सोर्स देते हैं, फॉर एग्जाम्पल वही एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, अगर हम एक्सटर्नली उन्हें प्रोवाइड करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ईजिली प्रोलिफरेट कर सकते हैं। ये एक्सोजिनस सोर्सेज क्या हो सकती हैं? सुक्रोज हो सकते हैं, मोलासेस हो सकते हैं, और भी जितने भी हम कार्बन के सोर्सेज को मीडिया वगैरह में यूज़ करने के लिए पढ़ते हैं वो सब हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब मैकेनिज्म जो होता है उसके अंदर हम दो बेसिक ऐसी चीज़ें हैं जिनको यूटिलाइज कर रहे हैं। सबसे पहला तो ये कि जो बायोमास या बायोपॉलीमर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करके जो एक क्रिएट करते हैं उससे हम क्या कर रहे हैं? कुछ पर्टिकुलर जोन्स को ब्लॉक कर रहे हैं। ये एग्जैक्टली कैसे वर्क करेगा वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना कि हम या तो कोई पर्टिकुलर जोन को ब्लॉक कर रहे हैं या फिर हम इंटरफेशियल टेंशन जो है ऑयल पार्टिकल्स के बीच में उसको रिड्यूस कर रहे हैं यूजिंग दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बायोपॉलीमर को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं? या तो हम किसी जोन को ब्लॉक कर सकते हैं या फिर हम इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस कर सकते हैं। इंटरफेशियल टेंशन मतलब विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल को हम रिड्यूस कर सकते हैं। वो कैसे होगा? जब हमारा कॉम्प्लेक्स जो कार्बन सोर्स है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब हम ये समझते हैं कि ये वाली जो हमने माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा उसको एग्जैक्टली MEOR में कैसे हम यूटिलाइज करते हैं और कैसे एंड में ऑयल रिकवर किया जाता है। सबसे पहला जो मेथड है वो है सेलेक्टिव प्लगिंग। सेलेक्टिव प्लगिंग नाम से ही काफ़ी हद तक क्लियर होता है, बट अब इसको एग्जैक्टली डिस्कस करते हैं कि क्या इसका मतलब है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा ऑयल रिजर्वॉयर है उसके अंदर ये कुछ बड़े रॉक्स को हम मान लेते हैं जिसके बीच में हमारा ऑयल जो है वो स्टोर्ड है। अगर ये मेरी रॉक्स हैं और प्राइमरी और सेकेंडरी मेथड हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं तो जितना भी ऑयल सराउंडिंग एरिया में था या जो इजीली एक्सेसिबल था अब वो यहाँ से बाहर निकल चुका है। अब यहाँ पे क्या बचा है? वो ऑयल जो किसी पर्टिकुलर इनएक्सेसिबल जोन में स्टोर्ड है। अगर ये हमारा ऑयल पार्टिकल्स मान ले तो इस जोन को हम बोलते हैं थीफ जोन्स। मतलब ऑयल जो है वो चोरी से यहाँ छुप के बैठा है इसीलिए हम उसको बोल देंगे थीफ जोन्स। अब हमारा एम क्या है? इस थीफ जोन में से हमारे ऑयल को निकालना। उस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब मान लेते हैं कि मैंने सोचा कि वाटर फ्लडिंग मैंने ऑलरेडी कर ली या मैंने गैस से प्रेशर ऑलरेडी क्रिएट कर लिया। अब मैंने इसके अंदर दोबारा से फॉर एग्जाम्पल वाटर इंट्रोड्यूस किया तो क्या होगा? ये मेरा जोन है इनएक्सेसिबल, मतलब यहाँ पे पानी का जाना भी मुश्किल है। तो पानी जो है नॉर्मली जो एरिया उससे इजीली एक्सेस कर सकता है वहाँ पे जाएगा और वहाँ से बाहर निकल जाएगा। एट द एंड क्या हुआ? ऑयल थीफ जोन से बाहर नहीं आया। अब सेलेक्टिव प्लगिंग में हम क्या करते हैं? यही जो बायोमास हमने यूज़ किया है या फिर बायोपॉलीमर्स जनरेट करे हैं इनको यूटिलाइज करते हैं। अब मैंने यहाँ पे बायोमास और बायोपॉलीमर दो अलग टर्म्स लिखी हैं। इनका मतलब क्या है? बायोमास तो हो गया सिंपली जो हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंट्रोड्यूस करे, उन्होंने ग्रो किया और एक मास बनाया। ठीक है, इसके लिए हम जो नॉर्मली यूज करते हैं माइक्रोब वो है बैसिलस लाइकेनिफॉर्मिस। ये वन ऑफ द एग्जाम्पल्स है। दूसरी चीज क्या है? बायोपॉलीमर्स। बायोपॉलीमर्स क्या होते हैं? एक तरीके से एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है ये
हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब भी कोई कार्बन सोर्स को यूज़ करते हैं तो एज आई डिस्कस्ड वो कोई ना कोई सिंपल प्रोडक्ट जनरेट करते हैं। ये क्या होते हैं? हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोडक्ट्स होते हैं। इनके अंदर एक खास बात होती है कि एक OH ग्रुप अटैच्ड होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हमें क्या करना है? प्लगिंग। तो या तो हम बायोमास का यूज कर लेंगे, एज इट इज हमने अपना माइक्रोब का कोई ग्रोथ ली, उसको एक बॉल की तरह ट्यूब के अंदर फंसा दिया और प्लग कर दिया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? कोई हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोडक्ट जो ये माइक्रोब्स ने जनरेट करा वो अपने आप में एक नेटवर्क बना ले। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम माइक्रोब्स को डायरेक्टली एज अ बायोमास यूज कर रहे हैं तो यू कैन इमेजिन कि हमने एक बॉल ली और उससे अपने ट्यूब को प्लग कर दिया। इस केस में हम क्या कर रहे हैं? हमने 2-3 पॉलिथीन लिए, उनके बॉल्स अपने आप बनाए और फिर उसको प्लग करा। एक तरीके से सेकेंडरी जो प्रोडक्ट बना है हमारे माइक्रोब्स का, उससे हम इस केस में नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिससे कि अंडरग्राउंड ऑयल रिजर्वायर्स में जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है वहाँ पे सेलेक्टिव प्लगिंग हम कर सकें। बायोपॉलीमर्स क्रिएट करने के लिए जो माइक्रोब हम नॉर्मली यूज करते हैं वो है बैसिलस पॉलीमिक्सा। अगेन और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही डिस्कस कर रही हूँ। तो हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि जो भी हमारा क्रूड ऑयल है जो थीफ जोन्स में आकर स्टक्ड है, उसके ऊपर हमारे जो हम वाटर की, तो सबसे मेजर प्रॉब्लम इस टाइम पे क्या है कि जो क्रूड ऑयल है जो थीफ जोन्स के अंदर ट्रैप्ड है उस तक हमें वाटर को पहुंचाना है। अभी क्या हो रहा है? इम्परमिएबल जोन, थीफ जोन में जो क्रूड ऑयल है जो हम वाटर लॉगिंग करते हैं वो एक्सेसिबल जोन से निकलकर बाहर जा रहा है। अब हम सेलेक्टिव प्लगिंग में क्या करेंगे? जो हाईली परमिएबल जोन्स हैं वहाँ पर अपना बायोमास या बायोपॉलीमर्स को इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब क्या होगा? जब भी वाटर से हम इसमें इंट्रोडक्शन करके प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे तो वो वाटर ये हाईली परमिएबल जोन्स का जो शॉर्ट पाथ था उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो वाटर फोर्सफुली ये थीफ जोन्स में एंटर करने लगेगा और इस प्रेशर से हम फाइनली जो अपना क्रूड ऑयल है उसको बाहर निकाल पाएंगे। तो सेलेक्टिव प्लगिंग बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। हम सिर्फ हाईली परमिएबल जोन्स को सेलेक्टिवली ब्लॉक करते हैं ताकि वाटर का प्रेशर यूज करके इनएक्सेसिबल जोन्स को एक्सेस कर सकें। ये हमारा पहला मैकेनिज्म है जिससे कि MEOR यूज होता है। और भी बहुत तरीके हैं जिससे कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं। दूसरा तरीका हमने क्या देखा था? इंटरफेशियल टेंशन का रिडक्शन। जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेटाबोलाइज करते हैं तो वो कई बार कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं बायोसर्फेक्टेंट्स। बायोसर्फेक्टेंट्स एक तरीके के एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है, मतलब कि इसके अंदर एक हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक मोइटी प्रेजेंट है। ये एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? ऑयल के साथ इंटरैक्ट करते हैं और उसकी विस्कोसिटी को रिड्यूस करते हैं। ये आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हम जब डिटर्जेंट की वर्किंग मैकेनिज्म को समझते हैं ऑयल के केस में या किसी कपड़े को साफ करने के केस में, तो उसमें जो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक मोइटीज होती हैं उनका बेसिक रोल क्या होता है? जो इंटरैक्शन हमारे कपड़े और ऑयल के बीच में है उसको रिड्यूस करना और ऑयल के जो पार्टिकल्स हैं उनको एक साथ लेकर आना ताकि वो हम अपने कपड़े से सेपरेट आउट कर सकें। बस वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी फॉलो होती है। जो ये बायोसर्फेक्टेंट्स हैं वो ऑयल के साथ इंटरैक्ट करके उसकी विस्कोसिटी को रिड्यूस करेंगे। बेसिकली ऑयल जब भी प्रेजेंट होगा किसी भी रॉक के पास तो कुछ ऐसी फोर्सेस होंगी जिनसे वो आपस में इंटरैक्ट कर रहे होंगे। इन फोर्सेस को हम बोलते हैं कैपिलरी फोर्सेस। जो बायोसर्फेक्टेंट्स हैं वो इन्हीं कैपिलरी फोर्सेस को रिड्यूस करते हैं। जैसे ही ऑयल और रॉक के बीच में इंटरैक्शन कम होगी ऑयल पार्टिकल्स वहाँ से रिमूव हो जाएंगे। जब कोई भी दो फोर्सेस एक साथ रोल प्ले कर रही हों, फॉर एग्जाम्पल इस केस में क्या क्या है? एक तो विस्कस फोर्स है ऑयल पार्टिकल्स के बीच में, दूसरी क्या है? कैपिलरी फोर्स है ऑयल और रॉक के बीच में।
ये दो फोर्सेस का आपस में जो इंटरेक्शन है उसको हम कैलकुलेट करते हैं तो उस टर्म को बोलते हैं कैपिलरी नंबर। तो इन शॉर्ट बायोसर्फेक्टेंट्स रिड्यूस करते हैं इंटरफेशियल टेंशन को और इन्हांस करते हैं इस कैपिलरी नंबर को, मतलब ऑयल पार्टिकल्स के बीच का इंटरेक्शन को वो इन्हांस करते हैं, ऑयल और रॉक के बीच के इंटरेक्शन को रिड्यूस करते हैं। इससे क्या होगा, ऑयल पार्टिकल्स क्लम्प आउट होने शुरू हो जाते हैं और हम उनको ईजिली रिमूव कर लेते हैं रिजर्वॉयर में से। इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉमनली यूज होते हैं वो है सूडोमोनास एरोजिनोसा, बैसिलस सबटिलिस एंड कैंडिडा एल्बिकैंस। इसको अब हम थ्रू अ डायग्राम एग्जैक्टली समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि जो भी हमारा सैंडस्टोन है रिजर्वॉयर्स में, वहाँ पे छोटे छोटे ऑयल के ड्रॉपलेट्स ट्रैप रहते हैं इन पोर स्पेसेस में। ये पोर स्पेसेस की जो एंट्रेंस है उसको बोलते हैं पोर थ्रोट। जो वाटर हमने इंट्रोड्यूस करा वो डायरेक्टली इस वाटर पाथ से होते हुए बाहर आ जाएगा, बट अब जो ड्रॉपलेट्स यहाँ पर पोर स्पेसेस में ट्रैप्ड हैं वो यहीं की यहीं रह जाएंगे। तो हमारा एम क्या है, इन ड्रॉपलेट्स को बाहर निकालना। वंस हम सर्फेक्टेंट इंजेक्शन परफॉर्म करेंगे इस पर्टिकुलर रिजर्वॉयर में, तो क्या होगा, सर्फेक्टेंट्स दो तरीके से एक्ट करेंगे। पहला तो क्या, जो ये बड़े बड़े ऑयल के ड्रॉपलेट्स थे, ये इनको, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, इनकी सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देंगे, रॉक से सेपरेट आउट कर देंगे और इंडिविजुअल ड्रॉपलेट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देंगे। क्योंकि अब इनका साइज इतना छोटा हो गया है तो ये बहुत इजीली जो पोर थ्रोट है उससे बाहर आ सकती है और जो वाटर पाथ है उसके थ्रू हम इन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ सर्फेक्टेंट्स क्या करते हैं, जो रिजर्वॉयर का सैंडस्टोन मटेरियल था उसकी वेटेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। इससे क्या होगा, वाटर और इजीली मूव कर सकता है, ऑयल के साथ इंटरेक्शन उसकी इंक्रीज हो जाती है। तो इन दो तरीके से जो सर्फेक्टेंट्स हैं वो ऑयल रिकवरी में हमें टर्शरी स्टेप पे हेल्प करते हैं। अभी तक हमने क्या क्या देखा, सेलेक्टिवली बायोमास से प्लगिंग कैसे हो सकती है और इंटरफेशियल टेंशन कैसे रिड्यूस हो सकती है। तीसरा तरीका जिसको हम अब देखने वाले हैं वो है बायोगैस, सॉल्वेंट्स या बायोजेनिक एसिड्स का प्रोडक्शन। ये तीनों का ही बेसिक रोल क्या है, प्रेशर क्रिएट करना और या फिर उन जो ऑयल पार्टिकल्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं उनकी विस्कोसिटी को रिड्यूस करके उनको डिसॉल्व करना। सबसे पहली चीज़, बायोगैस क्या क्या हो सकती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, ये सब जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के फर्मेंटेशन में प्रोड्यूस होती है, ये सब बायोगैसेस प्रेशर क्रिएट करती हैं ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर ताकि वो अपने ट्रैप्ड जोन से बाहर आ सके। सॉल्वेंट और बायोजेनिक एसिड्स ऑन दी अदर हैंड डिसॉल्व करने में हेल्प करती हैं। इसमें आ जाते हैं हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स जो कि लो मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, वो बैक्टीरिया जो है प्रोड्यूस करते हैं और वो इस डिसोल्यूशन में काम आती है। दूसरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया की। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, वॉलेटाइल फैटी एसिड्स फॉर्म करते हैं और ये वॉलेटाइल फैटी एसिड बायोमास या फिर जो गैसेस है वो भी यही करती है, या तो प्रेशर से ऑयल ड्रॉपलेट्स को वहाँ से रिमूव करती है या फिर उनकी सरफेस टेंशन को रिड्यूस करके डिसॉल्व करती हैं। इसके अंदर बहुत सारी क्लॉस्ट्रीडियम की स्पीशीज़ आ जाती हैं, जैसे क्लॉस्ट्रीडियम एंटेरोबैक्टर, जो कि इन तीनों मैकेनिज्म्स को यूटिलाइज करके हमें ऑयल रिकवरी में हेल्प करती हैं। लास्ट जो हमारा तरीका है वो है बायोडिग्रेडेशन। बायोडिग्रेडेशन इज़ वेरी सिंपली जो क्रूड ऑयल के पार्टिकल्स हैं उसको एज अ कार्बन सोर्स यूटिलाइज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सिंपलर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या होगा, जो भी हेवी फ्रैक्शन था ऑयल का उसको अब लाइट कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। इससे क्या होगा, विस्कोसिटी, फ्लूइडिटी और बाकी प्रॉपर्टीज़ जो है ऑयल की वो चेंज हो जाएंगी और हम उसको ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे। ये प्रोसेस जो है एरोबिक भी हो सकती है जिसमें पेरोक्सीडेज, ऑक्सीजनेज एंजाइम्स का यूज़ होगा, या एनारोबिक भी हो सकती है। एरोबिक बायोडिग्रेडेशन का प्रोसेस वही वाला है जो क्रेब्स साइकिल वर्क करती है। एरोबिक प्रोसेस बेसिक ऑक्सीजनेज का यूज़ करके जो साइकिल हम स्टडी करते हैं वो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी एक्ट करेगी। एनारोबिक प्रोसेस के लिए जो बैक्टीरिया इसमें रोल प्ले करते हैं वो है मिथाइनोजेंस, और सबसे फेमस मिथाइनोजन इज
मिथानोथर्मोबैक्टर की स्पीशीज़, फॉर एग्जांपल मिथानोथर्मोबैक्टर थर्मो ऑटोट्रोपिकस। इसी के साथ हमारा जो मैकेनिज्म ऑफ MEOR है वो ख़त्म होता है। अब हम थोड़ा MEOR के बारे में जानते हैं कि एग्जैक्टली इंडिया में ये प्रोसेस कहाँ यूज़ होती है और अब तक इसमें क्या क्या हो चुका है। इंडिया में ऑयल रिकवरी का मेजर रोल प्ले करा है ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशन ONGC एंड द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी ने। ONGC ने एक कंसोर्टियम प्रिपेयर किया था बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज़ को यूज़ करके, जो कि थर्मोफिलिक थे एंड 45 to 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर सर्वाइव करने के केपेबल थे। सिमिलरली ONGC और टेरी ने मिलकर भी ऐसे हाइपर थर्मोफिलिक बैक्टीरिया को क्रिएट करने की कोशिश करी है जो कि अप टू 90 डिग्री सेल्सियस भी वर्क कर सकते हैं ऑयल रिजर्वॉयर्स के अंदर। अभी तक ये टेक्निक 125 ऑयल वेल्स में यूज़ करी जा चुकी है और अप टू 2 to 8% एडिशनल रिकवरी इस प्रोसीजर को यूज़ करके हम कंडक्ट कर पा रहे हैं। MEOR को अफेक्टिंग फैक्टर्स वही सब होंगे जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को भी अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, अगर हम प्रेशर की बात करें तो वो भी बिलो द ग्राउंड हाई रहेगा। pH चेंजेस बहुत फ्लक्चुएट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द एरिया जहाँ से हम ऑयल को रिकवर कर रहे हैं। पोरोसिटी ऑफ द सैंड जो वहाँ पर प्रेजेंट है, सैंडस्टोन के डिपेंड करेगा कि हमारी वाटर लॉगिंग कंडीशंस कैसी हैं, वहाँ पर हम कितना प्रेशर अप्लाई कर पा रहे हैं। परमिएबिलिटी की हमें ऑब्वियसली ज़रूरत है, बिकॉज इंजेक्शन वेल्स हम तभी बना सकते हैं जब हमारे जो रिजर्वॉयर है उसमें परमिएबल रॉक्स प्रेजेंट हो। डिजॉल्व सॉलिड्स डिपेंड मतलब चेंज करते हैं एनवायरनमेंट ऑफ द सॉइल जिसके ऊपर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ डिपेंडेंट है। सेलिनिटी अगेन डिपेंड करता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे वो हाई सेलाइन कंडीशंस को टॉलरेट कर पाए। एंड लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली न्यूट्रिएंट्स, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमें मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चाहिए ही होते हैं। इसके लिए हम जो थोड़े से चीपर ऑप्शंस हैं उनको यूटिलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल वे हो गया या मोलासेस हो गया। अब जैसे हर प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं तो उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं एंड कुछ लिमिटेशंस होते हैं। तो अब हम MEOR के भी एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस को डिस्कस करते हैं। माइक्रोबियल इन्हांस्ड ऑयल रिकवरी का सबसे मेजर एडवांटेज तो यही है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि हम नेचुरली अकरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूटिलाइज कर रहे हैं तो इसमें कॉस्ट इनपुट कंपैरेटिवली बहुत कम हो जाता है। बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ कर रहे हैं तो एनर्जी कंजम्पशन भी मशीनरी के कंपैरिजन में तो बहुत कम हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करने में टाइम लगाते हैं, तो जब भी हम बायोमास या बायोपॉलीमर्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका जो बेनिफिट है वो हमें कुछ टाइम बाद मिलेगा और विद टाइम ये बेनिफिट इंक्रीज करता जाएगा जैसे जैसे बायोमास प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी। जो भी मेटाबॉलिज्म प्रोडक्ट्स जनरेट हो रहे हैं वो सबसे पहले तो बायोडिग्रेडेबल हैं, और दूसरी चीज़ वो जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको रिजर्वॉयर में क्रिएट कर रहे हैं वो साइमल्टेनियसली ऑयल रिकवरी में हेल्प कर रहे हैं। तो हमें कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं करनी है, एक ही स्टेप में मेटाबॉलाइट्स प्रोड्यूस भी हो रहे हैं और यूटिलाइज भी हो रहे हैं। इन सीटू सिमुलेशन इस प्रोसेस के लिए बहुत ईजीली पॉसिबल है। एंड लास्टली कोई एक्स्ट्रा हमें मशीनरी, कोई एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। यही एडवांटेजेस ऑल्दो इसकी लिमिटेशंस भी बन जाती हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो है वो रिजर्वॉयर कंडीशंस पे डिपेंडेंट है और हम एक्सटर्नली इन कंडीशंस को चेंज नहीं कर सकते। ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, बिकॉज हम ये आइडिया नहीं लगा सकते कि एग्जैक्टली हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे इंट्रोड्यूस करने हैं और उनका ग्रोथ पैटर्न क्या रहेगा। क्योंकि ग्रोथ पैटर्न टेक्स टाइम, इसलिए ये प्रोसेस स्लो भी बहुत है, वीक्स मंथ्स भी लग जाते हैं हमें इसका रिजल्ट देखने में। एंड लास्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हमें डिज़ायरेबल कंडीशंस में ग्रो कराने हैं उनका प्रोडक्शन हमें लैब में करना पड़ता है। उस केस में हाँ, इस पर्टिकुलर टेक्निक के लिए कॉस्ट भी इंक्रीज होती है एंड ऑल्सो ये प्रोडक्शन भी अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, लैब के अंदर एक डिज़ायरेबल कंडीशन को जनरेट करना और उसके हिसाब से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना। एंड विद दिस हमारा ये टॉपिक यहीं पे कंक्लूड होता है। अगर आप इतना भी इसके बारे में जान लेंगे तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनफ है। ऑल्दो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो आप इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारी रिसोर्सेज हैं जिसमें आपको MEOR के बारे में और बहुत वाइड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
वीडियो अगर हेल्पफुल हो या पसंद आई हो तो डू लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। कोई ऐसा टॉपिक है अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो उसको कमेंट्स में लिख कर मुझे ज़रूर बताइएगा एंड आई विल ट्राई टू गेट यू सम इन्फॉर्मेशन एंड नोट्स अबाउट द टॉपिक। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।